एक छोटी सी करेक्शन प्लीज़ ज़रा सुन लें। जो पीछे मैंने बताया आपको कि रोमानिया से बल्गारिया तक का एरिया जो है, बल्कान का एरिया, रोमानिया से क्रोएशिया तक का, जो जिसका कैपिटल ज़गरेब है, बल्गारिया नहीं, ये थोड़ी सी गलती हो गई। रोमानिया से क्रोएशिया, यहाँ पे क्रोएशिया तक का जो एरिया है वो आप कहलाएंगे बल्कान का एरिया। क्रोएशिया से ऊपर है हंगरी, हंगरी जो है वो क्रोएशिया से ऊपर है। और जब हंगरी पे कब्ज़ा किया ऑटोमन्स ने तो फिर उनके साथ बॉर्डर मिल गया ऑस्ट्रिया का, और ऑस्ट्रिया का बॉर्डर मिलने के बाद फिर उन्होंने सोचा ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया में दाखिल होने का मतलब है कि दैट वाज द गेट टू वेस्टर्न यूरोप, बट they could not capture Austria and there was a defeat at the gates of जो ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है उस वहाँ पर उनको डिफीट हुई। अब जो ये तो एक करेक्शन आपकी मैंने करवा दी, क्योंकि रोमानिया से मैंने आपको बताया था हंगरी तक का एरिया जो है, यहाँ रोमानिया और यहाँ हंगरी तक, ये बल्कान की जो माउंटेन रेंज ये चलती है। अब हम उसके बाद देखें कि ये तो ईस्टर्न यूरोप हम पढ़ रहे थे, तो ईस्टर्न यूरोप का ये वाला हिस्सा जो है, ईस्टर्न यूरोप का ये वाला हिस्सा जो है, जो बल्कान का एरिया जो साउथ ईस्टर्न यूरोप कहलाता है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा। अब उससे ऊपर वाला एरिया देखते हैं, इसको कहते हैं ईस्टर्न यूरोप, लेकिन ये नॉर्दर्न पार्ट है। तो ईस्टर्न यूरोप में जो ये वाली पट्टी है, ये रशिया के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आती है और रशिया इसके ऊपर अच्छा खासा क्लेम करता है। और इसमें 3 जो स्टेट्स हैं उनको बाल्टिक स्टेट बोलते हैं, इस्टवानिया, लटविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं। उससे नीचे बेलारूस, इसमें ऑलमोस्ट रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन, नीचे यूक्रेन, यूक्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट रशिया का। इवन के चंद हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि यूके से ही रशिया या रूस की इब्तिदा हुई थी। तो हम और यूक्रेन तक यहाँ से इधर से जब मंगोल्स, जब उन्होंने चढ़ाई की थी मंगोलिया से जब मंगोल आए थे, तो ये रशिया का सारा एरिया पार करके यूक्रेन तक उन्होंने कब्जा किया था। तो ये वाली पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ये रशिया के साथ लगती है। लेकिन इस पट्टी के बिल्कुल साथ में कंट्री है पोलैंड की। पोलैंड की कंट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए रही है कि इधर से उनके साथ जर्मनी लगता है, जो कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, पोलैंड के साथ, और दूसरी तरफ बेलारूस लगता है। और जर्मनी ने जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में जब पोलैंड पे कब्जा किया था, तो उसके साथ ही रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। क्योंकि रशिया के बकौल जर्मनी अगर पोलैंड पे कब्जा करेगा तो इसका मतलब है कि वो होगी बॉटम लाइन, वो होगी वो वाली लाइन या रेड लाइन जहां पर जर्मनी फिर बेलारूस और रशिया के ऊपर कब्जा करेगा। बेलारूस जो है वो डायरेक्ट रशिया के इन्फ्लुएंस में आता है। तो उसके बाद रशिया ने जो है वो वॉर खोल दी थी। तो पोलैंड जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी और पोलैंड यहाँ पर, पोलैंड के नीचे अगर देखें तो चीकोस्लोवाकिया था किसी ज़माने में, चीकोस्लोवाकिया, अब वो 2 हो गए हैं कंट्रीज, एक चेक रिपब्लिक और एक स्लोवाकिया, यहाँ पे स्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया किसी ज़माने ये होते थे, ख़ास तौर पे चेकोस्लोवाकिया जो है वो जब 1990s में रशिया ने इस हिस्से को छोड़ा तो चेक रिपब्लिक अलहदा, स्लोवाकिया अलहदा हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि ये सारा क्या है, ईस्टर्न यूरोप, और इस सारे ईस्टर्न यूरोप के ऊपर रशिया का इन्फ्लुएंस था। जब रशिया यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशिया या सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये थोड़ी मुझे कंफ्यूज करती है। बहरहाल जी यूएसएसआर का जब तक यहाँ पे कब्जा था। अब जब ईस्ट यूरोप से निकले तो ये वेस्ट यूरोप स्टार्ट हो जाता है। अब वेस्ट यूरोप में जो इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स हैं आपने उसको अपने जेहन में रखना है। एक है ब्रिटेन,
एक है फ्रांस और एक है जर्मनी। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो कि वेस्टर्न यूरोप, दूसरी भी वेस्टर्न यूरोप की स्टेट्स हैं, लेकिन ये तीनों अगर आप याद रखें तो बाकी खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ये है ब्रिटेन। हम ब्रिटेन से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन जो है आइलैंड कंट्री है। हम यहाँ से बिल्कुल वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन जो है क्या है, वो आइलैंड कंट्री है, यानी 2 आइलैंड्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसलिए ब्रिटिश आइल्स भी बोलते हैं इसको। तो आइलैंड होने की वजह से इसकी इंसुलेशन है, इसका डिफेंस मजबूत रहा है, क्योंकि इसकी नेवी मजबूत रही है तो इसका डिफेंस मजबूत रहा है। तो ये इंसुलेटेड रहा है बिकॉज ऑफ द वाटर सराउंडिंग द मेन आइलैंड। और इस वक्त ब्रिटेन जो है वो फेडरलिज्म की तरफ, क्वासी फेडरलिज्म की तरफ 1990s में उसने कदम रखा। उससे पहले ये यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है लंदन यानी कैपिटल के पास सारी पावर्स हों और उसके जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनके पास ना होने के बराबर पावर्स हैं। लेकिन 1990s में जब 1992 के अंदर यूरोपियन यूनियन बनी तो उसके बाद इट बिकेम इनकम्बेंट अपॉन ब्रिटेन टू डिवॉल्व पावर्स टू दी फेडरेटिंग यूनिट्स। तो इस तरीके से ब्रिटेन के जो 4 स्टेट्स हैं, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कितने हैं सूबे, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो इसी तरीके ब्रिटेन के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। कौन कौन से? एक फेडरेटिंग यूनिट है ब्रिटेन का, अगर आप गौर से देखें तो ये वाला, ये दरमियान वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लैंड कहलाता है। ये क्या है? इंग्लैंड। तो एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पार्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज दैट इवॉल्व्ड इन दिस पार्ट। ये हिस्सा जो है इंग्लैंड है और इस इंग्लैंड में ही इस तरफ को इंग्लैंड का कैपिटल है और पूरे ब्रिटेन का भी कैपिटल है, और वो कौन सा है? वो है लंदन। आप देखें इस तरफ को लेफ्ट हैंड के ऊपर ये एक छोटा सा टुकड़ा है, इसको कहते हैं वेल्स, WALES, वेल्स। और सबसे ऊपर नॉर्थ में है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड सबसे ऊपर नॉर्थ में है। और इस तरफ को है आयरलैंड। आयरलैंड के ज़्यादातर हिस्से ने तो आज़ादी हासिल कर ली है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो ऊपर वाला है जिसको नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं वो अभी भी ब्रिटेन के अंदर है। तो 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, एक है वेल्स, एक है इंग्लैंड, एक है स्कॉटलैंड और एक है नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों के पास ऑलमोस्ट सारी पावर्स हैं इस वक्त, और ब्रिटेन के पास मेन इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। इवन कि चारों की अपनी पार्लियामेंट्स भी हैं, अपनी क्रिकेट टीम्स भी हैं, अपने लॉज भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स पे बनाते हैं। और इसके अलावा जो लंदन है उसके पास मेन पावर्स हैं, जैसे डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी है, तो वो लंदन के पास इस वक्त मौजूद है। अब जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट है, यानी कि प्रोटेस्टेंट चर्च, जो मेन चर्च है प्रोटेस्टेंट का वो इंग्लैंड में, जिसको चर्च ऑफ इंग्लैंड भी बोलती हैं, यानी कि प्रोटेस्टेंटिज्म का जो गढ़ है वो इंग्लैंड है। अच्छा, अब जो आयरलैंड था, ये वाला आयरलैंड, यहाँ पर जो आयरलैंड था वो ज़्यादातर कैथोलिक था और इनमें आपस में सेक्टेरियन वॉर भी रहती थी। ख़ास तौर पे 30 इयर्स वॉर में यहाँ से मेन इंग्लैंड से जाते रहे थे हमला करने के लिए कमांडर्स, और वो आयरलैंड के कैथोलिक जो लोग थे उनको कत्लेआम भी करते रहे, और उसके बाद फिर उनके बुज़ुर्गों की कब्रों को की भी बेहरमती की, क्योंकि कैथोलिसिज्म में है बुज़ुर्ग, सेंट और उनकी कब्रें बनाई जाती हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंटिज्म में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो पावर ऑफ सेंट्स के ऊपर या पावर ऑफ क्लर्जी के ऊपर कम यकीन रखते हैं, और वो कहते हैं कि डायरेक्ट खुदा के साथ राब्ता रखें ताकि बीच में से ये मीडिएटर्स निकल जाएं। तो एक तरह से रिएक्शनरी मूवमेंट थी अगेंस्ट द करप्शन ऑफ द पोप एंड द क्लर्जी। प्रोटेस्टेंटिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। इवन के इंग्लैंड से क्रॉमवेल जो जनरल था, रूलर भी था, वो एक दफ़ा तो उसने आयरलैंड पे हमला किया और आयरलैंड में मौजूद जो सेंट्स थे बड़े बड़े, उनके मज़ारात में से कब्रों को खोद के तो वहाँ से निकाली उन्हें उनकी हड्डियाँ और उनको जलाया भी। इतनी नफ़रत एक दूसरे के ख़िलाफ़
रखी थी। और जब 30 ईयर्स वॉर हुई तो ये जब आर्मीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ती थी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, तो ये आपस में एक दूसरे का बड़ा कत्लेआम करते थे और इस तरीके से वहशियाना तरीके से मारते थे कि आम तौर पर जो डिसिप्लिन्ड आर्मीज़ कन्वेंशनल वॉरफेयर में जाती हैं ऐसे भी नहीं मारते थे, उससे भी ज़्यादा ब्रुटैलिटी ये शो करते थे, इतनी नफ़रत एक दूसरे के ख़िलाफ़ थी। मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, फंडामेंटलिज़म या फंडामेंटल का लफ्ज़ जो है सबसे पहले प्रोटेस्टेंट्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया और ऑलमोस्ट 1990s तक जो वेबस्टर और ख़ास तौर पर जो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की डिक्शनरीज थी उसमें जो फंडामेंटलिस्ट या फंडामेंटलिज्म का जो वर्ड था वो प्रोटेस्टेंट्स के साथ लगा हुआ था। उनके बारे में सोचा जाता था कि दे वर द पीपल हु अडहियर्ड to fundamentals of Christianity. They did not believe in sainthood. लेकिन later on they attributed this word to Islam. जब ख़ास तौर पे 1979 में ईरान का इनकलाब आया तो ईरान के इनकलाब में उन्होंने कहा कि these are the fundamentalists who have occupied द इरानियन नेशंस, और वहाँ पे फंडामेंटलिज्म का वर्ड और फिर अफ़गानिस्तान के फंडामेंटलिस्ट सारे और फिर बाद में टेररिस्ट का वर्ड भी। इवन टेररिज्म जो थी वो ऑलमोस्ट वो यूरोप से उसके तांते निकलती हैं। यूरोप से जो प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स को मारते थे और कैथोलिक्स हमले करते थे तो दीज एक्ट्स वर मोस्टली एट्रीब्यूटेड एज टेररिस्ट एक्ट्स। तो हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया ब्रिटेन या ब्रिटिश आइल्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रिटेन के ये वाला हिस्सा जो है, ये जो अटलांटिक ओशन की ये छोटा सा सी है, ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान में, यहाँ पे आप देख लें कि ये फ्रांस है, ये वाला ये फ्रांस है और फ्रांस और उसके ऊपर आप समझें कि ये जर्मनी है, ये जर्मनी और ये फ्रांस है और ये जर्मनी है ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जर्मनी और फ्रांस और इनके साथ फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान में ये एक चैनल है। व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ वन चैनल बिटवीन बोथ ऑफ देम, फ्रांस और उसके साथ में एक चैनल है, इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल क्योंकि इंग्लैंड के साथ है तो इंग्लिश चैनल इसको बोलते हैं। ये एक सी है छोटा सा और ये हमेशा से बड़ा पावरफुल डिफेंस रहा है ब्रिटेन के लिए, क्योंकि इनकी नेवी ने इसको क्रॉस नहीं करने दिया। फ्रांस में जब नेपोलियन उभरा था 1799 के 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया? 1789 में। और फिर जब फ्रेंच जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आए तो उसके बाद जर्मनी, ब्रिटेन, ये सारी जो सराउंडिंग कंट्रीज, जर्मनी नहीं होती थी, उसका प्रूशा होता था। तो प्रूशा जर्मनी की जगह पे एक बहुत बड़ी एम्पायर होती थी। तो प्रूशा और बाकी सारी कंट्रीज़ ने फ्रांस के ऊपर हमला करने की ठानी कि ये कहीं रेवोल्यूशन बाकी कंट्रीज़ में ना फैल जाए और बाकी कंट्रीज़ में जो बादशाह हैं उनको ख़तरा ना हो जाए। तो फिर अपने इस रेवोल्यूशन को बचाने के लिए जो फ्रांस ने वॉर्स लड़ी उनको कहते हैं रेवोल्यूशनरी वॉर्स। और वो रेवोल्यूशनरी वॉर्स जब उन्होंने जीत ली तो फ्रांस इमर्ज्ड एज वेरी कॉन्फिडेंट अ नेशन। और फिर उसके उन रेवोल्यूशनरीज में से एक आदमी जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आदमी था, स्ट्रेटजिस्ट था, वॉरियर था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है he emerged from these revolutionary armies and then he became later on the leader of the French and he used that revolutionary zeal of France to attack the whole Europe। सारे यूरोप को उसने हमला करके तो अपने कब्जे में करने की कोशिश की। तो उन वॉर्स को कहते हैं नेपोलियनिक वॉर्स। तो कब फ्रांस का रेवोल्यूशन आया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक। फिर 1790s में राइज ऑफ नेपोलियन और उसके बाद रेवोल्यूशनरी वॉर्स। और रेवोल्यूशनरी वॉर्स को जीतने के बाद नेपोलियन ने खुद लीड किया और नेपोलियनिक वॉर स्टार्ट हुई। जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स थी वो वाली वॉर्स थी जिसमें अपने रेवोल्यूशन को बचाने के लिए आप डिफेंड किया।
और जो नेपोलियनिक वॉर्स थी वो दूसरे मुल्कों के पर कब्जा करने के लिए ये वॉर्स लड़ी। और बाद में नेपोलियन ने खुद शायद 1799 के अंदर नेपोलियन खुद एम्परर बन बैठा फ्रांस का, और वो ये रेवोल्यूशनरी ज़ील थी डेमोक्रेसी की वो ख़त्म हो गई। और 1815 में नेपोलियन को डिफीट, नेपोलियन ने ऑलमोस्ट सारे यूरोप पे कब्जा कर लिया, सिर्फ वो ब्रिटेन के ऊपर कब्जा ना कर सका क्योंकि ब्रिटेन का इंग्लिश चैनल ही उससे पार नहीं हो पाया था। फिर दूसरे नंबर पर जब फ्रांस का एक और भी है जहाँ पे नेपोलियन ने रशिया के ऊपर कब्जा किया, और यहाँ पर सर्दी की वजह से मार खा के उसकी फ़ौजें जो है रिट्रीट की, और इसके बाद डिफीट के बाद उसको पता चला कि बहुत सारा यूरोप उसके हाथ से निकल चुका है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उन्हें दोबारा से अपनी आर्मी को रेस किया। उसमें टीन एज लड़के बहुत सारे थे, और फिर दोबारा से काफ़ी हद तक यूरोपियन कंट्रीज पे कब्जा कर लिया। और ये वॉर्स कोई 1815 तक 25 साल तक ये वॉर्स रहीं जो कि नेपोलियनिक वॉर्स थी। और फिर आखिरकार ये इंग्लिश चैनल के ऊपर कब्जे में वो शिकस्त खा गया, और वाटरलू के मुकाम पर जो कि बेल्जियम में मौजूद है, और बेल्जियम यहाँ पर है, तो वाटरलू के मुकाम पर वो शिकस्त खा गया ब्रिटिश आर्मी के हाथों। ब्रिटेन को उसका ख्वाब उसको फतह करने का पूरा ना हो सका। हम देखते हैं कि जो 1939 में जो जर्मनी के हिटलर ने वॉर स्टार्ट की थी, उसने भी काफ़ी यूरोप कब्जे में कर लिया, इवन रशिया तक भी वो आया, यहाँ से मार खा के वापस आ गया। सर्दी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, सर्दी को नहीं बर्दाश्त कर सकी उसकी आर्मी। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो स्टालिनग्रेड है वहाँ पे उसको काफ़ी मार पड़ी, तो वो वापस आ गया, मगर वापस आकर जो है वो फिर उतनी हिम्मत नहीं रही उसकी, और उसने अपने आप को गोली मार दी जब उसको पता चला रशिया से डिफीट हो गई है। और वो फ्रांस के नेपोलियन की तरह इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि दोबारा से वो रिसरेक्ट कर सकता अपनी आर्मी को। लेकिन हिटलर की भी यही ख्वाहिश कि ये वाला इंग्लिश चैनल पार करके तो ब्रिटेन के ऊपर कब्जा कर ले, ये भी पूरा ना हो सका। हालांकि जर्मनी ने काफ़ी बम्बार्डमेंट की थी लंदन के ऊपर, ब्रिटेन के दूसरे शहरों के ऊपर भी, लेकिन वो ना हो सका। फिर मैं आपको एक और भी बताऊं कि जब अमेरिका इस वॉर में दाखिल हुआ तो जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर भी वैसे कब्जा कर लिया हुआ था, सिर्फ ब्रिटेन रह गया हुआ था। जब अमेरिका इस वॉर में दाखिल हुआ, अमेरिका और ब्रिटेन और उसके जो एलाइज थे उन्होंने फ्रांस को कब्जे में करने का बनाया प्रोग्राम, और उस कब्जे में करने का जो ऑपरेशन था उसको कहते हैं डी डे, डी कैपिटल डी डे, उसको डी डे बोलते हैं। और वो हिस्ट्री में सबसे बड़ी कोस्टल वॉर लड़ी गई, क्योंकि ये फ्रांस के कोस्टल एरियाज के ऊपर कब्जा करना था पहले, और सी में कमांडोज भेजकर, शिप्स भेजकर, क्योंकि यहाँ पे सारे नाजी सोल्जर्स थे और कब्जा करना बहुत मुश्किल था। बहुत बड़ी तादाद में नुकसान भी उठाया और जर्मनी का भी नुकसान हुआ, लेकिन आखिरकार फ्रांस कब्जे में आ गया। और ये डी डे वाज द डिसाइसिव डे फॉर द एलाइज। फ्रांस के कब्जे में आने के बाद फिर जर्मनी नहीं जो है वो टिक सका। और फिर उसके बाद जर्मनी, क्योंकि जर्मनी ने सारे एरिया पे कब्जा किया हुआ था, इस भी एरिया पे कब्जा, इसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ था, तो फ्रांस के बाद इस पर और इधर से रशिया में शिकस्त खाने के बाद जर्मनी पिसता चला गया। और आखिरकार फिर हिटलर ने अपने आप को गोली मार दी जब उसको पता चला कि ये फ्रंट से उसको शिकस्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये छोटी सी हिस्ट्री मैंने फ्रांस के बारे में बताई है, इंग्लिश चैनल के बारे में, हाउ इंपॉर्टेंट दैट इंग्लिश चैनल इज फॉर ब्रिटेन। इस इंग्लिश चैनल में जो सी का हिस्सा है, इसके नीचे टनल है, उसको इंग्लिश टनल बोलते हैं। अब यानी कि समंदर के नीचे जो है वो ट्रेन्स चलती हैं और उसको इंग्लिश टनल बोलते हैं। और उस टनल से काफ़ी पाकिस्तानी, इंडियंस, अफ़गानी और ये लोग जो यहाँ से आए होते हैं उसको क्रॉस करके ब्रिटेन जाने की कोशिश में ट्रेन के आगे आकर कुचले भी जा चुके हुए हैं। तो हम देखते हैं कि फ्रांस के बारे में, जर्मनी और फ्रांस के दरमियान में 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, वो भी आप देख लें। एक छोटे सा नुक्ता सा कंट्री है, उसको बोलते हैं लक्समबर्ग। एक कंट्री है थोड़ी सी बड़ी, उसको बेल्जियम बोलते हैं।
और बाकी जो कंट्री है उसको बोलते हैं नीदरलैंड्स, जिसका पुराना नाम हॉलैंड था। जब इसका नाम हॉलैंड होता था तो नीदरलैंड्स का कब्जा बेल्जियम के ऊपर होता था, जो कि 19वीं सेंचुरी यानी 1800 से लेकर ऑनवर्ड। तो 1800 में उसका कब्जा जब नीदरलैंड्स का होता था बेल्जियम के ऊपर, तो उसको बोलते हैं, वो अपने आप को कहलाता था हॉलैंड। और उसके बाद फिर बेल्जियम ने आज़ादी की जंग लड़ी और बेल्जियम आज़ाद हो गया। तो ये 3 कंट्रीज है, नीचे लक्समबर्ग, बीच वाला बेल्जियम और आखिर में नीदरलैंड्स। ये 3 छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं। आप देखें जर्मनी और ये फ्रांस। आप इसको आप ऐसे देख लें कि ये आपका जो है बीच में वो बस सी है, ये एक विंग है और ये दूसरा विंग है। जैसे जहाज नहीं होता जहाज, तो ये जहाज एक बन जाता है, ये एक पार हो गया, ये दूसरा पार, और बीच में ये कॉकपिट आप देख सकते हैं, ये कॉकपिट की तरह है। इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस पे है? लक्समबर्ग सबसे नीचे है, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स, ये तीनों को कॉकपिट ऑफ यूरोप बोलते हैं। और कॉकपिट ऑफ यूरोप क्यों ना बोले, बेल्जियम में आपको पता होगा बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रसल्स। ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, ब्रसल्स में ही नेटो का हेडक्वार्टर है। उसके बाद ऊपर देखें तो नीदरलैंड्स में ख़ास तौर पे उसके कैपिटल में एम्स्टर्डम में शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ यूएनओ की, और उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है। तो ऑलमोस्ट सारे यूरोप के हेडक्वार्टर्स मेन वो कहाँ पड़े हुए हैं? वो इधर पड़े हुए हैं, बेल्जियम में, नीदरलैंड्स में। इसलिए इस लिहाज से भी इसको कहा जाता है कि ड्राइव कौन कर रहा है पूरे यूरोप को? बेल्जियम और नीदरलैंड्स। इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप भी बोलते हैं।